तो ग्रेविटेशन चैप्टर को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है, पूछा भी जाता है। तो बढ़िया से चैप्टर को समझेंगे। कुछ लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कि कोई वस्तु और पृथ्वी दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बहुत लोग जानते होंगे ऐसा है, क्या कि बहुत आदमी के माइंड में यह बात सेट हो जाता है कि पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है ना उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सही बात है? गलत बात है। पृथ्वी द्वारा लगने वाला बल गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्व बल। याद रखिए, यदि कोई वस्तु और पृथ्वी के बीच आकर्षण हो और पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर खींची जाए तो उस पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर लगने वाले बल को कहा जाएगा गुरुत्व बल, न कि गुरुत्वाकर्षण बल। में प्राचीन समय में धर्म गुरु होते थे और धर्म गुरु जो बातें कह देते थे, संसार में जितने भी लोग होते थे सबके सब वही बातों को मानते थे। तो प्राचीन काल में एक गुरु थे, धर्म गुरु पोप। क्या नाम था? पोप। इन्होंने एक बार बताया कि सूरज घूमते रहता है और पृथ्वी जहाँ का तहाँ स्थिर है। बोले तो पृथ्वी एक अवस्था में स्थिर है और सूरज घूमता है। घूमता है तो कैसे? पूरब से पश्चिम में। सुबह में पूरब से निकलता है सूरज और शाम में पश्चिम में डूब जाता है, फिर से रात भर में घूम के पूरब चल जाता है और फिर सुबह में पूरब से निकलता है और घूमते घूमते शाम में पश्चिम में जाकर के डूब जाता है। तो धर्मगुरु पोप का यह मानना था, यह कहना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूमता है। बहुत दिनों के बाद इनकी इस बात को तो सब लोग मान गए, लेकिन एक वैज्ञानिक जो थे निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने इस बात पर मंथन करने लगे। निकोलस कोपरनिकस को मंथन करने के बाद पता चला कि पृथ्वी घूमती है और सूरज स्थिर है। पहले से क्या पता चला था? पृथ्वी स्थिर है और सूरज घूमता है। धर्मगुरु पोप का मानना था, उनका कहना था। लेकिन उन्हीं की बातों पर मंथन करने के बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सूरज नहीं घूमता है। कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है। पृथ्वी घूमती है और सूरज एक ही जगह पर स्थिर अवस्था में। इस बात को सबसे पहले किसने बताया? निकोलस कोपरनिकस ने। किसने बताया था? और इन्होंने ही फिर से आगे बताया कि पृथ्वी ही नहीं घूमता है, जितने भी ग्रह है ना ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी ग्रह है, वे सभी के सभी ग्रह, सूर्य एक जगह स्थिर है और इसके चारों ओर से ग्रह लोग क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। कौन चक्कर लगाता है? ग्रह। तो यह बात किसने बताया? सर्वप्रथम किसने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का केंद्र है, वह स्थिर है और पृथ्वी घूमता है। किसने बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी घूमता है? निकोलस कोपरनिकस ने बताया था। जब निकोलस ने ऐसा बात बताया, पोप को गुस्सा आ गया। हमारी बातों को काट करके विपरीत बात बता रहा है, हत्या करवा दिए। पोप क्या किए? निकोलस कोपरनिकस की हत्या करवा दिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? जॉन केपलर ने दिया था। इन्होंने कितने नियम दिया था? 3 नियम। जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम है ना, उसी तरह से ग्रह के गति के कितने नियम है? 3 नियम। अब जॉन केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम कौन कौन से नियम बताए, उसको देखिए। सबसे पहला नियम, सभी ग्रहों के केंद्र पर सूर्य स्थित है। मतलब जितने भी ग्रह है ना जो अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, घूमता है, उस सभी ग्रह के केंद्र में कौन है? सूर्य है। केपलर के ग्रहों के गति का पहला नियम, सभी ग्रहों के केंद्र में सूर्य स्थित है
और सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर ग्रह किस कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। यही आंसर हो गया क्वेश्चन का। आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, आप लोग सब जानते हैं कि ग्रह ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो कहेगा, क्वेश्चन देगा कि ग्रह जो गति करता है वह किस प्रकार की कक्षा में? ऑप्शन रहेगा वृत्ताकार कक्षा, गोलाकार कक्षा, अंडाकार कक्षा, दीर्घवृत्तीय कक्षा। उसमें से इतना बात तो सब लोग जानते हैं क्या कि ऐसे ऐसे घूमता है ग्रह, लेकिन केवल गोलाकार वृत्तीय कक्षा नहीं होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है। तो दीर्घवृत्तीय कक्षा कैसी होती है? देखिए, इस तरह की जो कक्षा होगी ना, यह कक्षा कहलाएगी दीर्घवृत्तीय, जिसका एक तरफ का व्यास अधिक होगा, दूसरे तरफ का व्यास कम होगा। तो इस तरह की जो कक्षा होगी यह कहलाएगी दीर्घवृत्तीय कक्षा। और बिल्कुल राउंड में ऐसे करके आए तो यह कहलाएगी वृत्तीय कक्षा। तो ग्रह जो गति करता है वह कौन से कक्षा में? वृत्तीय कक्षा की दीर्घवृत्तीय कक्षा? दीर्घवृत्तीय कक्षा में ग्रह गति करता है। अब सुनिए, तो ग्रहों के गति के संबंध में जो नियम दिए केपलर, उन्होंने पहला नियम में क्या बताया कि जितने भी ग्रह घूमता है सभी ग्रहों के केंद्र में सूर्य स्थित है। उसके बाद बताएं कि जितने भी ग्रह जो गति करता है वह दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करता है। एक नियम कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरे नियम में बताया गया कि सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। एक मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है केंद्र में, एक ग्रह यहाँ है, एक ग्रह यहाँ पे है, एक ग्रह यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ वाले ग्रहों की त्रिज्या कम होगी, इससे इसकी त्रिज्या थोड़ा अधिक होगी, और इससे इसकी त्रिज्या और अधिक होगी। तो त्रिज्या में अंतर के कारण जिसकी त्रिज्या कम होगी ना, वो जल्दी जल्दी से घूमेगा, उसकी गति तेज रहेगी, और जिसकी त्रिज्या ज़्यादा रहेगा वह गति थोड़ा स्लो मोशन में करेगी। इसीलिए आपको पता होगा कि जो सूरज के बहुत निकट है वह चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है। क्या है? उसका गति तेज रहता है। त्रिज्या कम है, तुरंत में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, और एक चक्कर पूरा लगा लिया तो समय कम लगा। जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसको तनी ज़्यादा समय लगेगा। जो और यहाँ से दूरी में है उसकी त्रिज्या और ज़्यादा होगी तो उसको थोड़ा समय और ज़्यादा लगेगा। जो इससे बहुत दूरी हो, मान लिए कि यहाँ पर एक ग्रह है, यहाँ सूर्य, त्रिज्या इतना बड़ा हो गया, इसको घूमने में इस तरह से समय लगेगा, इतना परिधि लेकर के घूमेगा, तो इसकी त्रिज्या अधिक हो गई तो इसको समय और ज़्यादा लगेगा। क्या समझे? जिसकी त्रिज्या कम होगी उसको समय कम लगेगा, जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसे चक्कर लगाने में समय ज़्यादा लगेगा। केपलर ने दूसरे नियम में क्या बताया कि सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। दूसरा केपलर के ग्रहों के गति का दूसरा नियम, सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा नियम क्या था केपलर का? केपलर का तीसरा नियम था कि कैसे ग्रह के आवर्तकाल, बोले तो एक चक्कर में लगाने में लगा कुल समय ही आवर्तकाल कहलाता है। किसी ग्रह द्वारा उसके अपने अक्ष पर पूरे एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। सुनिए, किसी ग्रह के आवर्तकाल का जो वर्ग होगा सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। फिर से बोलिए, साथ में बोलिए, याद हो जाएगा। ग्रहों के गति के तीसरे नियम क्या बताया गया? किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। एक बार और बोलेंगे, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। अर्थात इसे कहा जा सकता है, यही ना सूरज यहाँ है या यदि ग्रह यहाँ है तो उसकी दूरी यही ना कहलाएगी।
सूरज यहाँ है, ग्रह यहाँ है, तो दूरी यही ना कहलाएगी। और इस दूरी को हम लोग दिखाते हैं रेडियस के रूप में, त्रिज्या। किस रूप में दिखाते हैं? त्रिज्या के रूप में दिखाते हैं। यह हो गया क्या? सूर्य से ग्रहों के बीच की दूरी। तो इसे जो नियम बताया गया, तीसरा नियम, तीसरे नियम से एक व्यंजक प्राप्त होता है। वह व्यंजक क्या है बुआ? टी स्क्वायर समानुपाती होगा किसका? समानुपाती होगा किसका? सूरज से ग्रह के बीच के औसत दूरी के घन का। तो औसत दूरी क्या हो गया? आर, और इसके घन का मतलब क्यू का समानुपाती होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रहों के गति के लिए कौन सा नियम दिया गया? कौन सा नियम दिया गया? आपको ऑप्शन में रहेगा टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, कभी कभी दे देगा टी क्यू समानुपाती आर स्क्वायर। इसी को उलट के इधर उधर कभी टी कभी आर ऐसे करके, कभी क्यू कभी स्क्वायर कभी पावर 4 ऐसे करके देगा। तो ग्रहों के गति में जो नियम दिया गया था वह नियम क्या बताया गया? सबसे इंपॉर्टेंट टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। तो टी क्या है? ग्रहों का आवर्तकाल। आर क्या है? सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी, त्रिज्या। और आवर्तकाल का वर्ग उसके त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। यह हो गया ग्रहों के गति का तीसरा नियम। बुआ चैप्टर पढ़ना है हम लोग को गुरुत्वाकर्षण। थोड़ा सा बेसिक परिचय, बेसिक क्लास जो नॉलेज होना चाहिए था वो सब चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर? तो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। अब गुरुत्वाकर्षण में मुख्य रूप से क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण होती क्या है, किसे कहेंगे? इस ब्रह्मांड में जितने कण उपस्थित हैं उन सभी कणों के बीच हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। वही आकर्षण ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण जब एक प्रकार का क्या है? बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। किसके बीच लगता है? किसके बीच? क्वेश्चन आएगा गुरुत्वाकर्षण बल है चाहे लगता है सूरज पृथ्वी के बीच, चंद्रमा पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और वस्तु के बीच, वस्तु और वस्तु के बीच। ऑप्शन बोलिए जल्दी से, 4 ऑप्शन दे दिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी और वस्तु के बीच, वस्तु और वस्तु के बीच, वस्तु और वस्तु के बीच। क्या बताया? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है उन सभी पिंडों को आपस में एक दूसरे में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो वस्तु वस्तु के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबके बीच में आकर्षण बल लगता है। हम आपके आसपास में है, आकर्षण बल है। कहिए तो एक आदमी दूसरे को काहे नहीं खींच लेता है? क्यों नहीं खींच पाता है? हम लोग पृथ्वी पर अच्छा से है, काहे? कारण क्या है? आकर्षण बल। किसमें? पृथ्वी में। हम लोग में आकर्षण बल नहीं है? हम लोग में भी आकर्षण बल है, लेकिन अब निर्भर करता है आकर्षण बल किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसके पास आकर्षण बल उतना ही अधिक हो। बताइए कि पृथ्वी के द्रव्यमान हम लोग के द्रव्यमान में, हम लोग का द्रव्यमान ज्यादा है, किसका ज्यादा है? पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। हम लोग का द्रव्यमान ज्यादा रहता तो हम लोग पृथ्वी को खींच लेते ऊपर। पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा इसलिए हम लोग को खींच के वो अपना पास रखे हुए। पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो बल होता है गुरुत्व बल, उस बल के लिए न्यूटन साहब ने एक व्यंजक दिए थे, F बराबर F समानुपाती होगा क्या? m1 m2 बटा आर स्क्वायर के। और इसी में इस समानुपाती वाला चिन्ह को हटाने के लिए बताया गया था F बराबर G m बटा आर स्क्वायर, जहाँ बताया गया था कि G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक।